नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी में। एग्जाम का समय आ चुका है, एग्जाम टाइम शुरू हो चुका है और स्टूडेंट एक घबराहट सी हो जाती है एग्जाम के समय में। चाहे वो 365 दिन पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के समय जो घबराहट होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें ताकि आपको एक सफलता मिल सके और जो आपने पढ़ाई की है वो एग्जाम में आप लिख कर आ सके। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में है सब्जेक्ट परीक्षा एग्जाम एक्सपर्ट केवी आईआईटी की प्रिंसिपल डॉक्टर सरोज डबास। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरू करें टॉपिक हम चर्चा। उससे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप कब से एजुकेशन के क्षेत्र में हैं? तकरीबन 20 साल से मैं एजुकेशन के क्षेत्र में हूँ और बच्चों के भविष्य के लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा हमें विभिन्न ट्रेनिंग दी जाती है उसके वहाँ पर भी मैं मास्टर ट्रेनर की तरह भी काम किया है मैंने। और ख़ास बात है कि मैंने MBA इन एजुकेशन मैनेजमेंट भी किया है और PhD भी है। बिल्कुल, तो आपने जाना कि मास्टर ट्रेनर भी हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट में भी आप एक्सपर्ट हैं। एग्जाम की बात करें, अब एग्जाम का समय शुरू हो चुका है, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं जी। लेकिन एग्जाम जब आता है तो कई लोग नर्वस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षा से पहले बहुत घबराहट सी होती है। तो सबसे पहले आप क्या एक टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि भाई जब वो एग्जाम की तैयारी करने बैठें तो किस तरह एक अपना पूरा शेड्यूल तैयार करें? ये देखिए, एग्ज़ाम्स अभी सब डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। अगर हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम्स की तो CBSE का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। CBSE के एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं और बच्चों के पास अपनी डेट शीट है। मेरा उनसे सजेशन है कि वो अपनी डेट शीट से शुरू करें, मतलब लास्ट डे से शुरू करें। जैसे अगर 26 से एग्ज़ाम है तो 26 तारीख शुरू करें, 26 तारीख लिखें और उससे आज तक की डेट को लिखें और फिर उसमें अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें। तो होता ये है कि बच्चा सोचता है कि मैं 4 दिन ये पढ़ूँ, 5 दिन, ऐसा नहीं। हर दिन की प्लानिंग हो और लास्ट के 3 दिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले वो अपना फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रखें और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रतिदिन समय दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना समय स्टूडेंट को आप मानते हैं कि भाई इतना टाइम वो दे हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन में? जी। कितना एक मिनिमम टाइम पीरियड क्या होना चाहिए कि भाई इतने घंटे तो मेरे को पढ़ाई करनी है? क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो मेरा ये सजेशन है कि कम से कम 1 घंटा प्रति सब्जेक्ट बच्चे को देना चाहिए। ये प्रतिदिन? बिल्कुल। मतलब रोजाना करीब 5 से 6 घंटा पढ़े तो काम हो जाएगा? बहुत अच्छे से 5 से 6 घंटे अगर वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। कई बच्चे हमने देखे हैं, इवन हम भी ऐसा होता था, एग्जाम से एक दिन पहले रात तक पढ़ते थे और या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या देर रात तक पढ़ना चाहिए? जो रूटीन हमने बनाया है, अब बनाएंगे, उसी में रहना चाहिए? मेरा सजेशन ये रहता है कि आपकी जो परीक्षा का समय है, जैसे परीक्षा का समय है 10:30 से 11, 10:30 से 1:30 बजे और उससे पहले आप 1 घंटा पहले देख लीजिए। 9 बजे से 1:30 बजे तक डेली दिन में पढ़ना चाहिए और उस वक्त वो अपना रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करे, क्योंकि आपके ब्रेन को तैयारी रहनी चाहिए कि उस वक्त वो अपना बेस्ट दे सके। परीक्षा तो एक निश्चित समय पे है और लेट नाइट जागना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी वो जागते हैं उतना ही जागें, उससे भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है रिज़ल्ट। बहुत ज़्यादा शेड्यूल को अपना बदलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जितना अभी वो जागते हैं, जितना भी वो सोते हैं, उसके साथ साथ ही वो अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके हिसाब से वो काम करें। ये ज़्यादा सक्सेसफुल होने के उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। क्या तरीका क्या होना चाहिए? कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जो लिख के पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं, सिर्फ उसको याद करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि रट्टा मार रहे हैं, वर्ड जो यूज करते हैं। तो आप क्या बेटर मानते हैं, क्या लिख के पढ़ना चाहिए कि सिर्फ रट्टा मारना चाहिए? अब तो एग्जाम बिल्कुल आ ही गए हैं, तो अब सारे फॉर्मूले काम करते हैं। जैसे डेफिनेशन है वो याद भी करनी पड़ती है और अगर कॉन्सेप्ट है तो समझना भी पड़ता है और अगर कोई न्यूमेरिकल है तो लिखना भी पड़ता है। तो क्वेश्चन और सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चे को अपना थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है कि जैसे परीक्षा है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी काफ़ी 20% आएंगे, तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए कि 20% नंबर आ जाएंगे, उसमें टाइम भी बचता है। और इसी तरह बड़े क्वेश्चन से उनको लिख के ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने सिस्टमेटिकली नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े सवालों को लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए
कि आपने कितने समय में उस सवाल को कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात हम कर रहे थे कि आपने कहा रूटीन जो पढ़ता है वैसे पढ़े, जो उसका शेड्यूल तय किया हुआ उससे पढ़े। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो एग्जाम से पहले रिफ्रेश होना चाहते हैं, कई लोग टीवी देखते हैं, अगर मैच आ रहा है तो मैच देखते हैं, फिल्म देख लेते हैं। जी, जी। उससे क्या मानते हैं? ये तो इंडिविजुअल बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन रिफ़्रेश होने का मतलब है कि अगर आप उस चीज़ को अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर टाइम के बाद तक ना लेके चलें। ये नहीं हो टीवी देख लिया और अगले 2 घंटे तक आप टीवी सोच रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और हर बच्चे की अपनी एक अलग काबिलियत होती है, और जनरली बच्चे अभी वैसे ही स्ट्रेस में हैं, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी उसमें स्ट्रेस फील करते हैं। तो मेरा यही है कि स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव स्ट्रेस तक ठीक है। जैसे जब ट्रेन पकड़नी है तो अपने को टाइम बाउंड है तो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, लेकिन उससे परेशान ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और रिफ़्रेश होने का ज़रूरी नहीं कि हर कोई टीवी से ही रिफ़्रेश होता हो, कई तरीके हैं। जो कोई अपने मम्मी पापा से बात करके भी रिफ़्रेश हो जाते हैं, कोई अपने छोटे भाई बहन के साथ खेल के फिर रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उसको माइंड को रिलैक्स करना तो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की अभी आपने बात की थी, पेरेंट्स भी स्ट्रेस लेते जी। हैं, और कई तो स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स में स्ट्रेस आ जाता है कई बार। जी, जी। वो ये देखते हैं मेरा बच्चा का रिजल्ट ऐसा रहा, इतने परसेंटेज है। कई पेरेंट्स ऐसा बच्चों पर भी दबाव बना देते हैं, आप उससे क्या मानते हैं? क्या ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सजेशन देना मैं चाहेंगे? कहना चाहूँगी कि बच्चों पे दबाव नहीं बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठें और उनसे ये पूछें कि बेटा आपका क्या टाइम टेबल का शेड्यूल आप चाहते हैं। तो बच्चा खुद जब टाइम टेबल बनाएगा और उसको पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बच्चे को विश्वास होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, और ये विश्वास ही है सब कुछ। जो ये लास्ट टाइम है अब एग्ज़ाम का, सब कुछ विश्वास ही है, और बच्चे अच्छा कर जाते हैं विश्वास के साथ। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी एग्जाम है, हाँ, कह सकते हैं। तो पेरेंट्स को किस तरह बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए? आप क्या मानते हैं किस तरह उनको, जो स्टूडेंट जो उनका सन है या डॉटर है जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनमें किस तरह का कॉन्फिडेंस वो बूस्ट अप करें, किस तरह से करें? पहली चीज़ है कि वो ये नहीं कहें कि तूने पहले नहीं पढ़ा, ये नहीं, जो भी है आज जिस स्थिति में है, जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाए। छोड़ें जी। आगे की प्लानिंग उसके साथ बैठ के कराएं, उसे एक हिम्मत बनाएं कि बेटा आप चाहो तो कर सकते हैं अपन। और आपको क्या लगता है, आप अपना एक टारगेट सेट करो कि आपके हिसाब से कितना टारगेट होता है और मेरे हिसाब से कितना आपके टारगेट बनता है। फिर दोनों, हो सकता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसके 100 मार्क्स आएंगे, बच्चा कह रहा है 90 आएंगे, तो दोनों के कॉन्फिडेंस पे ही मैटर करता है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि कुछ बच्चों ने जैसा अभी पढ़ाई नहीं, कम पढ़ा, और वो भी अब कोशिश करें तो वो अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है वो 100 नहीं लाएं, लेकिन वो 40 ला सकते हैं, 50 ला सकते हैं। तो पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है, क्योंकि बच्चा प्रिपरेशन लीव में घर पे रहेगा। जब बच्चे की प्रिपरेशन लीव होती है तो घर पे रहता है, 2 एग्ज़ाम के बीच के गैप में भी घर पे रहता है। तो उस वक्त जो पेरेंट्स का साथ है वही सब कुछ है, और हर बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने बहुत अच्छा ही दिखे, ऐसा उसकी हमेशा कामना रहती है अंदर से कि मेरा पेरेंट्स मेरा साथ दें। तो वो ज़रूर देना चाहिए, और उन्हें भी पेपर के साथ साथ में बच्चे का प्लानिंग के साथ भी बैठ के प्लानिंग करानी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी, और यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर नवाज से हमारी चर्चा जारी रहेगी, जिसमें हम बताएंगे कि स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाए तो किस तरह से वहां पर अपना जो बेस्ट है वो दे सके। आप बने रहे हमारे साथ, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कैसे करें परीक्षा की तैयारी में।
हमारे साथ स्टूडियो में है केवी आईआईटी की प्रिंसिपल डॉक्टर सरोज दबास, जो मास्टर ट्रेनर भी हैं और साथ में जिन्होंने मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट के बारे में भी शिक्षा हासिल की हुई है, और वो बता रहे हैं आपको कि किस तरह आप अपने एग्जाम की तैयारी करें ताकि एक सफलता जो आप जिसके हकदार हैं वो अर्जित कर सके। ब्रेक से पहले मैम हमने बात की थी कि स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें, पेरेंट्स कैसे साथ दें, कितना पढ़े, किस तरह पढ़े। अब हम बात करेंगे कि जब वो परीक्षा देने पहुंच जाता है स्टूडेंट, जब उसको पेपर मिल जाता है, फर्स्ट जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह वो वहां पे जो उस समय है उसमें उन क्वेश्चंस को लिख सके, उनका आंसर दे सके। जी, हर एक पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो 3 घंटे से थोड़ा कम समय में पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो जब 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, सीबीएसई के द्वारा भी दिया जाता है 15 मिनट टाइम, उसमें बच्चा पेपर को फास्ट पढ़े, और फास्ट पढ़ने से अपना ब्रेन ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, तो उसको फास्ट पढ़े, फास्ट पढ़ के और अपना डिसाइड करे कि उसको कौन से सेक्शन से पहले स्टार्ट करना है जो उसको सबसे अच्छा से आता है, और सेक्शन वाइज डिवीज़न उसका समय का वो उसको पहले से करके रखना चाहिए कि जैसे लैंग्वेज पेपर है तो उसके अलग क्राइटेरिया होता है, साइंस सब्जेक्ट से तो उसके अलग क्राइटेरिया है, मैथमेटिक्स से तो उसका अलग क्राइटेरिया है, तो उसमें कितने सेक्शंस आते हैं ये सब बच्चों ने पहले स्कूल्स में भी कराया जाता है, तो उसको देखें और उसके हिसाब से वो शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट का समय जो उन्हें मिल रहा है उसको वो अच्छे से इस्तेमाल करें, सवाल पढ़ें, समझें। और सबसे खास बात है आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हर एक सवाल के अंदर एक से अधिक सवाल होते हैं, छोटे छोटे। तो वो ये देख ले कि सवाल 3 नंबर का है तो उसमें या तो 3 पॉइंट्स होंगे या 6 पॉइंट्स होंगे, उससे कम अगर उसको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सवाल अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, तो उसको पढ़े, कॉन्फिडेंट रहे। कहाँ से शुरू करें? कई बार ऐसा कहते हैं कि जो आपका आता है वो पहले कर दीजिए, या कई लोग कहते हैं कि नहीं सीरियल से करिए। आप क्या मानती हैं, कैसे करना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि आपको सेक्शन डिसाइड कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो बड़ा आंसर ज़्यादा अच्छा लिखते हैं तो उन्हें वो सेक्शन से शुरू कर सकते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 2 नंबर के मार्क्स को ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, उनको वैसे करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं हर सब्जेक्ट में ही, तो उसमें जल्दबाजी ना करें। बच्चा सोचता है कि और कॉन्फिडेंस में भी गलत करता है, तो उसको अगर आपने कर भी लिया तो दोबारा रिवाइज जरूर करो। हर सेक्शन के बाद छोटा सा रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है कि सारे सवाल हो गए, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, तो सवाल पढ़ के उसके पॉइंट्स को एक बार देख लें, ये ज़्यादा ज़रूरी समझती है। इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप पहले से ही शुरू करें, लेकिन सेक्शन से अगर आप करते हैं तो आपके कोई सवाल छूटने के चांसेस नहीं रहते हैं, ये एक फ़ायदा होता है। आंसर लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? एक होता है कि हमको जैसे बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हम उनको पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो कहते हैं कि पॉइंट को आप अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। क्या एग्जामिनर जो होता है जब कॉपी चेक करता है इसका भी ध्यान रखता है इन चीज़ों का? अंडरलाइन और बोल्ड सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि वो उसको दिख जाए, और अगर आप पॉइंट नंबर लगा के लिख देते हैं तो अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सोशल साइंस है या साइंस है, इनमें तो टू द पॉइंट आंसर के ही मार्क्स हैं, तो आपको सवाल के साथ ये देखना है कि उसको कौन से शब्द चाहिए होंगे एग्जामिनर को। उतना अगर आपने लिखा है तो ज़रूर आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने उसको डेकोरेट किया चाहे नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की जगह मेरा ये सजेशन है कि आप उतना ज़रूर लिखें जितना उस क्वेश्चन में चाहिए। अच्छी हैंड राइटिंग का भी असर होता है एग्जामिनर का कॉपी चेकर पर? जब वो चेक करता है उसको लगता है कि भाई अच्छी हैंड राइटिंग है, तो जब वो उसको नंबर देता है तो क्या उसका असर ऐसा नहीं कुछ? वो सब प्राइमरी क्लास के लिए तो ज़रूर होता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन इतना अच्छी तो हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि एग्जाम को समझ में आ जाए, उतना ज़रूर होना चाहिए। अब आप क्या लिख रहे हैं उससे प्लस का प्लस ही दिखना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं दिख जाए, उतना तो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने एग्जाम की बात कर ली कि कैसे आप तैयारी करें। हम एग्जाम के बाद के उस पे आते हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा। जी। जो 10th के बच्चे उनको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, तो वो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या उस समय क्या सबसे बड़ा वो होता है कि पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने तो उसको मैं साइंस दिलाऊं, कोई चाहता है इंजीनियर बने तो साइंस मैथमेटिक्स दिलाऊं, कोई चाहता है सीए बने तो कॉमर्स दिलाऊं। पेरेंट्स का अलग होता है, वो मार्क्स के आधार पर सब्जेक्ट मिलते हैं। उस समय कैसे चूज करना चाहिए उसको सब्जेक्ट? उसके लिए आजकल कैरियर काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा स्कूल्स की तरफ से भी बच्चों को दी जाती है कैरियर काउंसलिंग, और जैसे पीटीएम के टाइम पे पेरेंट्स को भी बताया जाता है, और जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद जब पेरेंट्स आते हैं स्कूल्स में तब उनको भी बताया जाता है। और सीबीएसई ने भी एक गाइडलाइंस जारी की, बुकलेट भी जारी की ताकि पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। होता क्या है कि पेरेंट्स को हो सकता है कि सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं हो, तो सीबीएसई की जो पीडीएफ फॉर्म में उन्होंने एक निकाल रखी बुकलेट,
उसको जो हमने सभी पेरेंट्स के साथ जैसे हमने भी शेयर किया और भी पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन बच्चे की कैपेबिलिटी प्लस बच्चे का इंटरेस्ट और प्लस उसको आप आगे कितना पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए, उस पर डिपेंड करेगा तो सक्सेस मिलेगी। एग्जाम एजुकेशन के पैटर्न में काफ़ी बदलाव जी जी, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि सीबीएसई ने पूछा कि फेल की जगह क्या लिखा जाए। जी जी, तो क्या आप मानते हैं जो एजुकेशन बदलाव आ रहा है वो सही है, और किस तरह का बदलाव आप देखते हैं कि होना चाहिए ताकि जो एजुकेशन है वो वास्तव में उपयोगी साबित हो सके जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए? देखिए वही है कि हम एक एग्ज़ाम से इतने हज़ारों करोड़ लाखों बच्चों को असेस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो वो बदलना चाहिए। तो बदलाव अच्छा आ रहा है ऐसा हमें तो लगता है, और बदलाव के साथ ही जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अगर बच्चे ने समझ लो कि इसमें अच्छा नहीं किया तो उसके पास कुछ तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हाँ, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं तो कहीं तो वो आगे जाए तो किसी उसके लिए चीज़ में। प्रॉब्लम है क्या है कि अभी हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम अगर इस चीज़ को और अपॉर्चुनिटीज बना दे उसके लिए, या उसके लिए कोई और रास्ते भी खुले हों, तो किसी को भी फेल नाम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो अच्छा है ही, इंसान है ही। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 99 100% तक लोग ला रहे हैं। वो पैटर्न ऐसा हो गया, इसलिए जो करेक्शन पैटर्न्स है या एग्जाम पैटर्न है वो बदल गया है, इसलिए 100 मार्क्स आ सकते हैं इजीली। आपने कहा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एजुकेशन में सपोज एक स्टूडेंट है उसने 60% ही मार्क्स गेन करे, लेकिन वो चाहता है साइंस में तो उसको नहीं मिल पाएगी क्योंकि एक लिमिटेशन है सीट्स की और कंपटीशन बहुत हाई है। तो ऐसी कंडीशन में उसको वो क्या करे, या ऐसी कंडीशन में आप एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का बदलाव देख चाहती हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए जो आप सोचती हैं? ये हम ये चाहते हैं कि जैसे अब साइंस आपने कहा 60% लिया, हाँ, या just जो भी example, एक एग्जाम्पल ले लिया, जी। और उसको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मिला जो वो चाह रहा था। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स देखे गए। जी। अब कोई बच्चा हो सकता है कि मैथ्स अच्छा नहीं करा लेकिन साइंस में करा, तो हमारे यहाँ कंपलसरी है कि हम साइंस ले रहे हैं तो साथ में आपको ये सब्जेक्ट लेना है, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और वो सब तभी आ सकता है जब हम कुछ सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन, बच्चे भी ऑनलाइन भी पढ़ सकें, क्योंकि इतना हो सकता है कि टाइम टेबल या किसी भी तरह से बच्चे पूरा नहीं कर पाएंगे, या स्कूल्स में इतनी फैसिलिटी नहीं हो पाई, वोकेशनल एजुकेशन है, इन कुछ चीज़ों को वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए एक ही बच्चा है तो उसके लिए होना चाहिए कि उसको पढ़ने के लिए हम वो जगह प्रोवाइड करें। ये अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो ज़रूर, और इस पर चल रहा है, जो भी बदलाव आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ज़रूर इस बारे में वर्क हो रहा है इस पर। टीचर्स का रोल, आप चूंकि प्रिंसिपल है 20 सालों से एक एजुकेशन के इसमें मास्टर ट्रेनर है, टीचर्स का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है? टीचर्स का रोल तो आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई तुलना नहीं कर सकता, इतना महत्वपूर्ण है। टीचर चाहे तो बच्चे के अंदर पूरी कॉन्फिडेंस फूंक सकता, जैसा टीचर, बच्चे और टीचर का जो रिलेशन है, जो विश्वास का रिलेशन है, उसको कभी भी कोई उसको छीन नहीं सकता, या उसके बराबर अभी तक कोई दूसरा रिलेशन आया नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो बच्चा हमेशा ये चाहता है कि उसका टीचर उसका गाइड रहे, उसका टीचर उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज है उसको ढूंढे और उसको निखारे। ये बच्चे की भी हमेशा कल्पना रहती है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी बात नहीं बता पाता है, या उसके अंदर क्या टैलेंट है, ये सब ढूंढना टीचर का काम है। बिल्कुल। और उसको हम कोई भी कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं तो हम हर एक बच्चे के लेवल तक जाते हैं। किसी को सीधा सीधा लिखा हुआ समझ आ सकता है, किसी को वीडियो के थ्रू समझ आ सकता है, किसी को 4 बार समझाने से समझ में आ सकता है, तो टीचर उस तरह से एफर्ट लेता है। और मेरे ख्याल से टीचर का रोल जो है वो अभी तक तो सबसे ज़्यादा जो नोवेल प्रोफेशन, इसीलिए हम कहते हैं कि टीचर ही है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अंत में आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे, जो इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे एग्जाम के लिए? लास्ट में किस तरह का मंत्र देना चाहेंगे, मूल मंत्र सफलता का आप क्या देना चाहेंगे? सफलता का मंत्र यही है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए पहले कि आपको अपना जो ब्रेन है उसको एग्ज़ाम टाइमिंग जो है उस पर हम सबसे ज़्यादा अलर्ट रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि डेली उसी समय आप अपना कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं उसे आप ज़रूर लीजिए। उस समय सोइए मत घर में, ऐसा नहीं हो कि अभी हम आज तो 1 बजे सो रहे हैं और दिन में और कल जाके एग्ज़ाम दे लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेट होता है और उसको
वो आपको हमेशा इमरजेंसी में काम देता है, तो उसके लिए आपको ज़रूर लेना है, टाइम टेबल बनाना है और एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, उसको भी बहुत ध्यान से उसको करना है। उसका रिवीजन आप ओरली कर सकते हैं और बड़े क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को लिख के टाइम बाउंड अपने लिए टाइम सेट करिए कि 5 मिनट में मुझे 5 सवाल करने हैं, तो आपको एक टाइम के साथ काम करने की आदत बनेगी। और बहुत ज़्यादा अकेले कमरे में बैठ के आप एग्ज़ाम अपना प्रैक्टिस पेपर ना दें जब भी आप करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार बच्चे असहज महसूस करते हैं कि हमेशा अकेले पढ़ रहे हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है, देर रात तक जागने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दिन दिन में पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, खाना ज़रूर खाएं। ऐसी शिकायत पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे खाना कम खाते हैं, तो खाना जितना भी खाते हैं उतना ज़रूर खाएं और उससे थोड़ा सा 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। जैसे ज़्यादा ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपकी एनर्जी ब्रेन तक पहुँचे, उसका आप पूरा ध्यान रखें। वो तभी होगी जब ऑक्सीजन भी पहुँचेगी और फूड भी पहुँचेगा। तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि खाना ज़रूर खाएं, समय पे खाएं। और पेरेंट्स के लिए मेरा यही मंत्र है कि अपने बच्चे पे विश्वास रखें और उससे हर दिन बात करें। उसको क्या हेल्प चाहिए ये आप जानें, आवश्यकता पड़े तो किसी अपने उसके स्कूल के टीचर से, अगर आपको लगता है कि बच्चे को ये बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके वो परेशान हो रहा है, किसी क्वेश्चन को लेके बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए वो ज़रूर अपने स्कूल से डिस्कस कर सकते हैं। पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे विश्वास रखें और किसी और से कंपेयर ना करें। होता ये कि वो तो 4 घंटे पढ़ रहा है और आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सबकी अपनी अपनी काबिलियत है और बच्चा पढ़े, इसको आप इंश्योर करें और उन पर यकीन रखें। तो ये थी डॉक्टर सरोज दादास, प्रिंसिपल KVIT, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह आप परीक्षा में तैयारी करें ताकि आपको सफलता निश्चित रूप से हासिल हो। मैम, आप स्टूडेंट पधारे और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स को हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, आप परीक्षा की तैयारी करें, सफलता हासिल करें और चैनल 24 न्यूज की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।